जब ये प्राइस इतनी बढ़ जाती है, चाहे आज के दिन में हम देखें सोया की बढ़ी, तो साथ के साथ जितने भी प्रोटीन सोर्स हैं सबकी बढ़ गई, तो वो नेचुरल है। ये कल को हम मक्का का भाव बढ़ेगा तो बाजरा का भी बढ़ जाता है और दूसरे गेहूं का भी बढ़ जाएगा, हर चीज का बढ़ जाएगा, तो वो नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। एग्यूब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ पोल्ट्री के जाने माने डॉक्टर जिनका लगभग 50 साल का तजुर्बा है, आज हम उनके साथ बैठे हैं और उनसे जानेंगे कि कैसा तजुर्बा रहा उनका 50 साल का, और जो अभी फीड के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसमें फार्मर फीड पे तो हमारे क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम कैसे अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी और कैसे हम एफिशिएंटली काम करें सिचुएशन में। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एग्यो की तरफ से और अपने सभी दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद। मेरे साथ डॉक्टर के अरोड़ा जी हैं। के अरोड़ा जी से जानते हैं कि उन्होंने कब पोल्ट्री में शुरुआत की और कब पोल्ट्री में इनका आना हुआ और कहाँ से पढ़ाई वगैरह करी। मैंने 1967 में हिसार में शुरू की थी पढ़ाई, वेटरनरी कॉलेज। उस वक्त सिर्फ एक ही वेटरनरी कॉलेज था नॉर्थ में, और फिर मैंने लुधियाना में वो 1971 में ख़त्म की ग्रेजुएशन की। 1972 में मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिकन से उनके साथ जुड़ गया और 11 साल उनके साथ काम किया। वो पोल्ट्री में ही थे मैक्सिमम। उन दिनों में उन्होंने कंपनी हर्बर्ट दुनिया भर से खरीद ली और ईजा बैरकॉक खरीदी और इस तरह की कई कंपनियों को खरीदा, तो उसके साथ काम करता रहा। 1983 में उन्होंने इंडिया में अपना काम बंद कर दिया, तो मैंने बैंकिस में काम करना शुरू किया और 1986 तक उन्हीं के साथ काम करता रहा। 1986 के बाद मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, पोल्ट्री का कंसल्टेंट इस देश में और दुनिया के कई देशों में रहा और आज भी वैसे ही काम कर रहा हूँ। इसमें ब्रॉयलर, लेयर, ब्रीडर सभी और इवन स्लॉटर हाउस सभी फील्ड में मैंने काम किया। ये मेरा बैकग्राउंड जी। तो ये डॉक्टर के अरोड़ा जी ने अपने बारे में बताया। तो अरोड़ा जी, जैसा कि हम इंटरव्यू से पहले डिस्कस कर रहे थे, तो आजकल जो फीड है, फीड के दाम इतने हाई हो चुके हैं क्योंकि इंटरनेशनली प्रोडक्शन कम हुआ है, तो उस चीज पे तो देखो, उत्पाद पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो भी किसान भाई हैं वो कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उस पर थोड़ा सा अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, ऐसा है जैसा अभी आपने कहा है कि जो फीड की कॉस्ट है उसको हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्शन हुई, सोया की कितनी हुई, किसी चीज़ की कितनी उसकी डिमांड है मार्केट में, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। बट जब ये प्राइस इतनी बढ़ जाती है, चाहे आज के दिन में हम देखें सोया की बढ़ी, तो साथ के साथ जितने भी प्रोटीन सोर्स हैं सबकी बढ़ गई, तो वो नेचुरल है। ये कल को हम मक्का का भाव बढ़ेगा तो बाजरा का भी बढ़ जाता है और दूसरे गेहूं का भी बढ़ जाएगा, हर चीज का बढ़ जाएगा, तो वो नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। पर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो हमारे आज के दिन में हमारे फार्म के ऊपर वेस्टेज होती है फीड की, जो बर्ड नहीं खाता है पर लिटर में गिर जाती है, या अगर हम उसको केज में है हमारा लेयर बर्ड, तो वो उसमें से नीचे गिर जाती है फीड, और आप ये आम देखेंगे कि आप इवन लेयर फार्म में केज में जाए तो आपको फीड नीचे गिरी मिल जाएगी, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर या नीचे जहाँ पे उसकी बीज गिरी हुई। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसका कोई भी आदमी कैलकुलेशन करे, तो अगर मान लीजिए 10 ग्राम प्रति मुर्गी के हिसाब से वो वेस्टेज हो रही है पर डे के हिसाब से, और 1 लाख मुर्गी आपने रखी हुई है फार्म के ऊपर, तो तकरीबन आज के दिन के हिसाब से 1 करोड़ रुपया लॉस में जाते हैं उसी की वजह से। तो अगर उसी को आप कंट्रोल कर लें तो आप 1 करोड़ रुपया बचा सकते हो।
ये तो एक तरीका है उसको काम करने का। दूसरा ये है कि हमारे जो मुर्गी कितने अंडे देती है साल में, ये कितने लोग कैलकुलेट करते हैं, और अगर करते हैं तो वो देखा जाएगा। तो हमारे यहाँ जो अच्छी मुर्गी है वो भी 300 से ऊपर तो कभी नहीं देती है, बहुत कम। तो अगर वो 300 की जगह उसी फीड में जितनी वो फीड खा रही है, अगर वो 320 अंडा दे देगी, तो आप देखेंगे आपकी फीड कॉस्ट बच गई, तो आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली। फीड तो उतनी ही दे रहे हैं पर 20 अंडे फालतू दे रहे हैं उससे। तो यही तरीके हैं आज के दिन में या आगे भी, जब भी कभी फीड कॉस्ट ऊपर जाएगी। दूसरा तरीका जो आम फार्मर अपना रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, कि इसके सब्स्टिट्यूट में वो चीज़ें डाल रहे हैं फीड में जो कि नहीं डालनी चाहिए। अभी अभी पीछे फार्म के ऊपर एपिसोड हुआ है जहां लेदर मील यूज किया गया फीड में, तो उससे प्रोडक्शन नीचे चली गई सारी, बर्ड की बर्ड मरना शुरू हो गया। तो ये काम नहीं करना चाहिए। बर्ड को वही मिलना चाहिए जो उसको चाहिए, अच्छी प्रोडक्शन के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। सिर्फ आपको यही करना है कि वो फीड को वेस्ट नहीं होने दें और उससे से ज़्यादा प्रोडक्शन लें। चाहे वो ब्रॉयलर में है, ब्रॉयलर में आप देखें तो आपको फीड नहीं दिखती है नीचे लिटर में गिरी हुई, पर हमारे यहाँ जो फीडर यूज होते हैं किसी भी किस्म के, उसमें से बहुत सी फीड ब्रॉयलर नीचे गिरा देता है, तो वो सारी फीड वेस्टेज है। और वो कम से कम 10% तो है ही, ज़्यादा नहीं होना। तो इसको बचाया जा सकता है अलग अलग तरीके से। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को उठाया, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो फार्मर जिसका कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं होता, उस मुद्दे को उठाया। तो डॉक्टर साहब एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, जब हम फीड की बात करते हैं तो फीड में देखते हैं हम पर ग्राम डाइजेस्टेबिलिटी कितनी है उसकी, और उसकी कॉस्ट कितनी है उसमें। तो सोया का इस टाइम पे जैसे प्राइस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? जैसे आपने लेदर बताया, लेदर तो चलो यूज नहीं करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज है जो हम सोया की जगह पे यूज कर सकते हैं? ऐसा है, जब सोया फीड में नहीं यूज होता था, जब मैंने काम करना शुरू किया पोल्ट्री में, तो कोई सोया यूज होता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि सोया पोल्ट्री फीड में यूज होता है। तो हम लोग जब फीड बनाते थे तो उसमें जो प्रोटीन सोर्स रहता था वो ज़्यादातर ग्राउंडनट केक या और केक जो वेजिटेबल केक होते थे, और उसके साथ साथ फिश मील बहुत यूज होती थी। फिश डिफरेंट टाइप की यूज होती थी प्रोटीन को पूरा करने के लिए। तो वो अल्टरनेटिव तो यूज किए जा सकते हैं आज के दिन में भी। और दुनिया में क्या हो रहा है, जो कीड़े मकोड़े हम आम देखते हैं जो हमें तंग भी करते हैं, बीमारियां भी फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं, इन्हीं को रेज करके, जो भी ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इन्हीं का मील बना के फिर बाद में को प्रोसेस करके पोल्ट्री फीड में यूज किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा सोर्स है, पर हमारे यहाँ कब होगा ये मैं नहीं कह सकता, बिकॉज इसके लिए ये न्यू टेक्नोलॉजी है। हो सकता है कोई ना कोई अडॉप्ट करके इंडिया में भी ले आए, तो ये बहुत बढ़िया सोर्स है, इसका अल्टरनेटिव है सोयाबीन का। जो फिश मील की बात मैं कर रहा हूँ या दूसरे केक की बात कर रहा हूँ, वो तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये तो जैसे ही सोया बढ़ेगा इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, इसकी प्राइस बढ़ जाती है, बिकॉज प्रोटीन सोर्स तो वही है। फिर भी सोया से काफी कम है आज के दिन में भी। तो अब उसको आम फार्मर को खुद डिसाइड नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा। उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेनी बहुत जरूरी है। जो लोग पोल्ट्री न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछ के उनके फार्मूले के हिसाब से ये काम करना चाहिए, हमें खुद नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आज भी हैरान हूँ कि हमारे यहाँ, चाहे वो छोटा फार्म है चाहे बड़ा फार्म है, फीड खुद ही फार्म के ऊपर बनाई जाती है नॉर्मली। अब हम लोग कितने एक्सपर्ट हैं एज ए फार्मर कि हमें पता है कि हम जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसको हम टेस्ट करते हैं कि वाकई उसमें कुछ खराबी तो नहीं है, टॉक्सिन तो नहीं है, उसमें कितनी प्रोटीन है, कितनी एनर्जी है, और उसको हम क्या होल्ड कर सकते हैं। जब तक हमें उसकी रिपोर्ट नहीं मिलती तब हम फीड बनाए उसकी।
और हमारे पास क्या टेक्नोलॉजीज हैं ये वाले फार्म के ऊपर कि हम उसकी मिक्सिंग अच्छी तरह करें। दुनिया भर में हैमर मिल अब कहीं यूज नहीं होती, लोग रोलर मिल यूज करते हैं। हैमर मिल में काफी प्रॉब्लम है उसकी यूज करने में, तो हमारे यहाँ अभी भी रोलर मिल यूज नहीं होती। और उससे ऊपर भी मल्टी क्रैकर आ गया है जिसमें एक भी डस्ट का पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं होता है जब आप मक्का को ग्राइंड करते हो। तो ये फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है। तो जब तक हमारे पास वो ना हो, अगर मैं फार्मर हूँ और मैं फार्म के ऊपर फीड खुद ही बना रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ तो गलती करूंगा जी। उसका एक एग्जांपल आप देखिए कि ब्रॉयलर में बहुत कम फार्मर अपनी फीड बनाते हैं। ब्रॉयलर फीड सारी ही बड़ी कंपनियों से खरीदी जाती है, यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें 30 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, दिखता है क्या हो रहा है, फार्मर को पता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डेयर फार्मर में उसको पता ही नहीं लगता है कि मेरी फीड की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, कितनी फीड फालतू खा जा रहा है बर्ड उसी अंडों को प्रोड्यूस करने के लिए। या वो 310 की जगह 320 अंडा भी दे सकता था, वो 310 अंडे से ही हम खुश हैं, बिकॉज काफी हो गया, 310 अंडा मिल गया तो बहुत अच्छा हो गया। पर अगर वो 10 अंडे फालतू मिल जाए, हम फीड की कॉस्ट को कंट्रोल कर लें। पर उसके लिए फीड को एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को अच्छी टेक्नोलॉजी से बनना चाहिए। मैं साउथ अफ्रीका गया, वहाँ बहुत बड़े बड़े फार्म है पोल्ट्री के, और एक भी फार्म के ऊपर अपनी फीड मिल नहीं है। एक फार्म है जिसके ऊपर अपनी फीड मिल है, पर वो फीड मिल की टेक्नोलॉजी हमारी यहाँ की बहुत सी अच्छी फीड मिल से भी बढ़िया है। वो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अगर मान लीजिए 20-30 लाख मुर्गी है, तो एक बड़ी फीड मिल अच्छी तरह से उसके साथ सारा स्टाफ टेस्टिंग के लिए, होल्डिंग के लिए, फिनिश्ड मटेरियल को फिर देखने के लिए कि इसमें क्या है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट है, लैब असिस्टेंट है, सब कुछ है टेक्नोलॉजी। वो हमारे यहाँ नहीं है पॉसिबल। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अजीब बात है आज भी कि अगर मैं छोटे फार्म के ऊपर भी जाऊं और बड़े के ऊपर भी जाऊं तो सब लोग अपनी फीड खुद बना रहे हैं फार्म के ऊपर। दूसरा, ये बहुत बड़ी बायोसिक्योरिटी प्रॉब्लम है। जब आप फीड मिल फार्म के ऊपर ही रखते हो तो वहाँ हर तरह की गाड़ी आएगी जो दूसरे फार्म पर भी जाती है, जगह जगह से बैग लेके आएगी, वो आप कैसे बीमारी से बचाओगे? तो ये इसको सोचने की जरूरत है कि इसको हम क्या चेंज करें, कैसे करें कि हमारा ये काम सही, ये फीड के लिए बहुत जरूरी है जी। तो आपने डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया सोल्जर फ्लाई मील का, हाँ, जो यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव, और इसको सर इस पे थोड़ा बताइए कि अगर कोई फार्मर जो दर्शक शुरू करना चाहे तो कैसे शुरू कर सकता है? नहीं कर सकते हैं अभी हम यहाँ पर। जैसे मैंने बोला, ये टेक्नोलॉजी किसी को लेके आने पड़ेगी, इंडिया में अवेलेबल है, ये नहीं है कि नहीं है। और मुझे पता है कोई ना कोई लेके आएगा, कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर ले आएगा इसको, क्योंकि दुनिया में भी अभी 5-6 प्लांट ही हैं जो इसको कर रहे हैं, 2-3 कंपनीज हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। पर ये सबसे बड़ा हमारे लिए, बिकॉज हमारे यहाँ तो है ही बहुत इंसेक्ट्स, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम पता नहीं क्या क्या केमिकल यूज करते हैं, क्या करते हैं। तो अगर उसको हम इस तरह यूज करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। पर इसको कौन लाएगा और कब लाएगा ये देखने में आम फार्मर तो नहीं कर सकता। एज ए फार्मर मैं नहीं कर सकूंगा, तो उसके लिए मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए जो मुझे नहीं, पर आएगा। और वही एक अल्टरनेटिव मेरे को खास दिख रहा है इसका। तो सर अंत में सभी किसान भाइयों को या फिर दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने शुरू की थी बात, इसके ऊपर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है। हम फीड की कॉस्ट को कैसे बचाएं, बिकॉज वो तो कितनी क्रॉप दुनिया में हुई, कहाँ उसको यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसमें हमारा हाथ नहीं। जो इंपोर्ट होता है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फार्म, बहुत कुछ है उसमें। इसमें हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जैसे कि दूसरी लॉबीज हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पोल्ट्री की लॉबी बहुत वीक है आज।
हम उतना इन्फ्लुएंस नहीं करते जितना कि जैसे कॉफ़ी बोर्ड है और टी बोर्ड है या फिशरीज की है या डेयरी इंडस्ट्री है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। तो हम वो भी नहीं कर सकेंगे अभी के लिए। तो हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन आज के दिन में इसी बात के ऊपर रहेगी कि हम फीड वेस्टेज कैसे बचाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे ठीक करें। अब उसके लिए क्या क्या करना है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी पड़ेगी। जैसे आज के दिन में भी अगर आप उत्तरी भाग में देखिए हमारे, तो हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत होती है और सर्दी भी बहुत पड़ती है। तो मुर्गी जो अंडा देने वाली है वो तो सबसे बढ़िया काम करती है 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अगर उसको 35-40 भी मिल जाएगा तो वो फिर उतने अंडे नहीं देगी। और अगर सर्दी में वो फीड ज्यादा खा जाएगी, सबको पता है, सब फार्मर को पता है कि जैसे सर्दी आती है वो 110 की जगह 120-125 ग्राम खाना शुरू कर है। उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें दुनिया भर में अभी हैं, पॉसिबल है। वो हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम मुर्गी को वो चीज दें जिसमें वो सबसे ज्यादा अंडे दे और फीड कम करे। तो ये किया जा सकता है। तो ये थे डॉक्टर के.एस. अरोड़ा जी, जिन्होंने कीमती समय से समय निकालकर हमें समय दिया। मैं डॉक्टर साहब का सभी दर्शकों की तरफ से और एग्योक न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है फीड से रिलेटेड या फिर जो ये वीडियो हमने बनाई इससे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम डॉक्टर साहब से जब भी मिलेंगे तो आपके सवालों का जवाब जरूर लेंगे। और ऐसी ही तमाम पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल एग्योक न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।